तो हाँ भाई, कैसे हो सारे। देखो उम्मीद करो सब एकदम से ज़बरदस्त होंगे। हम देखो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं शुरू से ही बिल्कुल। तो जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इससे 3 वीडियो पहले, जब हमने बात करी थी कि हमें हर एक टॉपिक को न्यूक्लियर फिजिक्स का डिस्कस करेंगे, इसी क्रम में देखना आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। देखो जो आपका न्यूक्लियस होता है उसकी साइज कैसी है या उसका आकार कैसा है, वो दिखने में है कैसा है। एक्चुअल के अंदर उसको समझाने के लिए बहुत सारे पहले मिथ्स थे जिनको कि रिसर्चर्स ने तोड़ा। उसके बाद अपन एक नतीजे पे पहुंचने लगे कि हाँ, न्यूक्लियस वास्तव में कुछ ऐसा ऐसा दिख सकता है। अब मैं चूंकि आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है विच इज़ वेरी स्मॉलर देन आवर एक्सपेक्टेशंस, 10⁻⁻15 मीटर। अगर इतनी छोटी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भाई देख पाना तो पॉसिबल नहीं है। आप माइक्रोस्कोप के जरिए भी इसकी जो एक्चुअल संरचना उसको नहीं देख सकते, बट हम क्या करते हैं कि इसके जैसे दिखने वाले किसी दूसरी चीज से कंपेयर करके कोशिश करते हैं कि हम इसका जो आकार है उसको पता लगा सकें। तो देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग क्यों ना करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एक्चुअल के अंदर। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा लेंथी है, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसके अंदर कहीं वो असली डेरिवेशन नहीं है। ये असली डेरिवेशन वो होते हैं जिसके अंदर आप लॉरेंज इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वो करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 2-4 छोटे छोटे टर्म्स है जो कि आपको पता है। आप लोगों ने कुलाम का नियम पढ़ा था, तो कुलाम का नियम क्या कहता है? 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान आपको बताता है। उसी प्रकार से कुलाम्बिक एनर्जी भी हमने पढ़ी थी। 2 आवेशों के मध्य लगने वाले जो कुलाम्बिक एनर्जी है, फिर आप उसको कह सकते हो जो पोटेंशियल है दोनों के बीच में, तो वो फॉर्मूला कितने छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, K/Q1 Q2/R, ये एनर्जी के लिए वहां पे फॉर्मूला था। बस खाली ये पहले पढ़े अपने फॉर्मूले जिनको यूज करते हैं अपन को एक फाइनल टर्म निकालनी है। अब देखो आसान सा टॉपिक है, नंबर पूरे देके जाएगा। और पूरी जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में केवल एक हवा बन रखा है कि इट इज़ अ हार्ड सब्जेक्ट, बट लेट मी मेक यू श्योर दैट ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग पढ़कर खुद देख लेना। अब देखो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है इसकी चर्चा करते हैं। देखो आपका जो न्यूक्लियस है ना, ऐसे देखा गया कि जैसे जल की बूंद है, अगर उसको अपन स्पेस में लेके चले जाएं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं हो, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्पेस की जो आपका पानी है उसकी जो बूंद है वो स्पेस के अंदर तैरेगी हवा में, और तैरते टाइम उसकी जो शेप है प्यारे साथियों, चलो बनाने की बजाय मैं आपको एक पिक्चर दे दूंगा। यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, और मैं अगर भूल जाऊँ तो ये सोच लेना मैं भूल गया ना। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि आपको इमेजिनेशन के थ्रू आपको पता चले। तो जो आपके लिक्विड की ड्रॉप होगी, अगर उसको आप अंतरिक्ष में लेकर चले जाओगे तो जहाँ पे 0 ग्रेविटी है वहाँ पे वो बूंद क्या करेगी, अपने जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। अब मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी तो ऐसा कौन सा शेप हो सकता है जो कि या जिसका कि एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है वो मिनिमाइज हो सके एक सर्टेन वॉल्यूम के लिए। यानी समान आयतन के लिए अगर आप बात करो एक किसी वर्गाकार वस्तु की और एक बात करो किसी गोलाकार वस्तु की, तो हमेशा ध्यान रखना आकृति जैसे जैसे गोल होती जाएगी ना, वैसे वैसे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी न्यूनतम होता जाएगा। तो किसी भी दिए गए वॉल्यूम के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल होता है गोलाकार आकृति के अंदर। तो इसलिए जो आपकी जल की बूंद है ना, वो क्या करती है, अपनी आकृति को गोलाकार करने की कोशिश करती है। अब इसी से कंपैरिजन करते हुए हम लोगों ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को देखो लिया। जो सबसे मेन प्रॉपर्टी थी ना वो तो यही थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिनको अपन अभी आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि लिक्विड ड्रॉप की भांति अपना जो न्यूक्लियस है वो भी बिहेव कर सकता है। तो उस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग एक लिक्विड की ड्रॉप को स्टडी करके बता सकते हैं। तो इस पर्पज से हमारा मॉडल देखो बनना शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि किसने ये मॉडल बनाया या किसने इस मॉडल के बारे में व्याख्या करी, किसने इस मॉडल को दिया। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने सबसे पहले देखो इसके बारे में प्रपोजल दिया। फिर अपन कहते हैं इन 1937 है ना, 1937 के अंदर इसके बारे में प्रपोजल दिया गया। लेटर ऑन यानी बाद में द सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाज गिवन यूजिंग दिस मॉडल। ये जो आपका मॉडल है ना, इसका यूज करते हुए हम लोगों ने सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको डिराइव किया था। This model makes comparison between a drop of a liquid and the nucleus of an atom. ये मॉडल एक्चुअल के अंदर क्या करता है, जो आपका एक ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड है उसके और जो आपका एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है इनके बीच में कंपैरिजन करते हुए अपन को बताता है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं क्या वो सिमिलरिटीज है जिनके कारण हमें यूँ लगा कि यार इस लिक्विड की बूंद के अंदर कोई लक्षण ऐसे हैं जिससे इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं किसके साथ में, जो आपका न्यूक्लियस है उसके साथ में। तो फटाफट उसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखो देखते हैं हम लोग सिमिलरिटीज़ क्या क्या है अपनी जो लिक्विड की ड्रॉप है और अपना जो न्यूक्लियस है उनके बीच में। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मैंने पूरा बोर्ड भर रखा है, ये ज़्यादा यूँ मत सोचना इतना बड़ा कैसे, क्योंकि एक बार मैं दोबारा से इस बोर्ड को भरूंगा
टॉपिक आसान सा है, थ्योरी ज़्यादा है, इसलिए आपको देखो थोड़ा सा बड़ा लग सकता है। और वैसे भी प्रश्न जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको कॉपी भी तो बढ़नी पड़ेगी ना वहाँ पे, तो इसके लिए आपको देखो सारी बातें समझनी है, सब कुछ एकदम आसान है। देखो मैं पहली बात करता हूँ कि बोथ द ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर होमोजेनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। अगर आप देखो किसी लिक्विड की ड्रॉप को देखते हैं, अपन देखो उस बात पर तो चर्चा कर सकते हैं जो अपन लोगों ने देखी है। न्यूक्लियस को ना आपने देखा है ना मैंने देखा, केवल किताबों के अंदर फोटो देखी या फिर यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो के ऊपर अपन ने देखा होगा, है ना, इसके अलावा नहीं देखा। बट अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज दैट जिसके साथ हम लोग क्या है, फेमिलियर है, ठीक है। तो देखो लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं पानी की बूंद की, तो सारे उसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स है। अब सभी H2O के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतना ज़्यादा पास है कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं कि जो पानी है अपना वो इनकम्प्रेसिबल है लगभग। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है, पहली चीज़ तो अपने ये निकल कर आएगी कि इनकम्प्रेसिबल है। दूसरी बात हम लोग कहते हैं होमोजीनियस है। अगर अपन पानी की बूंद को देखेंगे तो अपन को पूरा जो स्ट्रक्चर है पानी का, हालांकि स्ट्रक्चर हम लोग जो एटॉमिक लेवल है या फिर मॉलिक्यूलर लेवल है वहां तक जाके तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर अपन ऑब्जर्व भी करें ना तो भी अपन को पूरी जो आपकी बूंद है ना वो एकदम से होमोजेनियस दिखती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो होमोजेनियस और इनकम्प्रेसिबल होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस भी आपके होमोजेनियस है और उसके अंदर क्या है, आपको इनकम्प्रेसिबिलिटी पाई जाती है। अब न्यूक्लियस कैसे होमोजेनियस है, हम लोग देखो जनरली बात करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या कंटेन होती है चीज़ें, एक तो अपना न्यूट्रॉन और एक अपना प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कुछ इस प्रकार से उसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस है वो एक होमोजेनियस मैटर की तरह व्यवहार करता है, सिंपल सी बात है। फिर हम बात करता हूँ इनकम्प्रेसिबिलिटी की, तो जो आपका न्यूक्लियस है ना उसके अंदर जो प्रबल प्रतिकर्षण बल है प्रोटॉन के बीच में, उसके बावजूद भी वो एक प्रबल न्यूक्लियर फोर्स के जरिए पूरा बंधा हुआ पड़ा है। तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा डेंसिटी है ऑलरेडी कि उसको हम और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से लिक्विड की ड्रॉप इनकम्प्रेसिबल और होमोजेनियस होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो भी होमोजेनियस और इनकम्प्रेसिबल होता है, सिंपल सी बात है। देखो सेकंड बात करते हैं, बोथ द ड्रॉप एंड द न्यूक्लियस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी पानी की बूंद है, अगर अपन एक बूंद की बात करें तो उसके अंदर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो होता तो देखो 10⁻⁻15 मीटर की रेडियस के अंदर ही है, लेकिन उसके अंदर अगर अपन बात करेंगे किसी बड़े एटम की, जैसे मैं बात करता हूँ यूरेनियम की, तो उस यूरेनियम की जो अगर आप न्यूक्लियस की बात करो तो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट के अंदर क्या है, देखो 235 हम लोग ऊपर लिखते हैं, 92 यूरेनियम 235 हम लोग लिखते हैं, तो 235 क्या है, उसके अंदर वो एटम जो आपका उसका न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उनका जो कुल नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, वो है। छोटी सी जगह में 235 आपके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों के अंदर ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो होते हैं। तो ये भी एक इनके बीच में सिमिलरिटी होगी। हम लोग देखो सिमिलरिटीज तो पढ़ रहे हैं, तो वो सिमिलरिटी हमको देखनी है। फिर मैं आगे एक बात करता हूँ, द न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम। अगर अपन बात करेंगे ना, जैसे पहले इस लाइन को मैं पूरी पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूरी जो आपके एक बूंद है उसके अंदर उसके सेंटर से अगर अपन उसके बाहर वाले सरफेस की तरफ चलेंगे तो अंदर हर जगह डेंसिटी आपको सेम दिखेगी। तो हम लोग कहते हैं द न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम एंड ड्रॉप्स टू जीरो नियर इट्स बाउंड्री ऑफ सरफेस जस्ट लाइक द ड्रॉप। एक पानी की बूंद है, उसको मैं यहाँ पे आपको चलो फोटो दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर अपन फोटो देखें तो उसके अंदर अपन क्या बात करते हैं कि अगर मैं उसके सेंटर से उसके बाहरी स्फेरिकल जो सरफेस है वहां तक जाऊंगा तो अंदर जो लिक्विड की ड्रॉप के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो हर जगह देखो सेम है, सिमिलर है, पास है। डेंसिटी हर जगह उतनी है, केंद्र से लेके उसकी बाहरी परिधि तक सेम टू सेम है। अब जैसे अपन उसके परिधि के पास जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर आपको एंड ऑफ द सरफेस, जैसे मान लो कि ये मैंने एक ड्रॉप बनाई, तो बिल्कुल इसके सेंटर में मैं बात करूं तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब मैं जाऊंगा यहाँ पे सेंटर से बाहर इसकी जो सरफेस है उसकी ओर, तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट में देखूंगा तो यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल है उसके इधर तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी डेंसिटी सेम है, लेकिन इसके बाहर की तरफ देखो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी टेंड्स टू जीरो हो गई। यही तो बात देखो हम लोगों ने कही है, ड्रॉप्स टू जीरो। देखो ड्रॉप्स टू जीरो कहां पर, नियर इट्स बाउंड्री। तो उसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर अपन केंद्र से परिधि की ओर जाएंगे तो अपन को लिक्विड ड्रॉप के बीच में तो हर जगह डेंसिटी बिल्कुल सेम मिलेगी, लेकिन जैसे हम लोग बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो ये जो आपकी डेंसिटी है वो जीरो की ओर अग्रसर हो जाती है।
अब सेम टू सेम बात है हमारे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बीचों बीच देखो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन भरे पड़े हैं, बट जैसे हम लोग इस बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आपके न्यूक्लियॉन्स है ना, उनका तो लेना देना अंदर तक था, बाहर तो उनका कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पर उनकी जो डेंसिटी है ना वो कितनी हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी कहती है, फोर्थ सिमिलरिटी अपनी कहती है कि ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स विद इट्स नेबरिंग न्यूक्लियन ओनली सेम एज द ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड। देखो अगर मैं बात करता, ये एक ड्रॉप होती है यहाँ पे, ये इतने बड़ी देखो पूरी ड्रॉप है। अब इसके अंदर देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास में कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे ये दूर दूर भी मैं बना रहा हूं, ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे बीचों बीच कोई एक बूंद है पानी की, तो इस पानी की बूंद तो ये देखो पूरी है, एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं अपन। ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है H2 का। अब ये H2 का मॉलिक्यूल है ना, ये देखो अपने पास वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है। इधर पास में कौन, इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। यानी हर H2O का जो मॉलिक्यूल है ना, वो अपने पास वाले नेबरिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके साथ इंटरेक्शन करेगा। लेकिन प्यारे साथियों, इसका ये कोई लेना देना नहीं है कि ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है वो इसके साथ भी इंटरेक्शन करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है और वास्तव में करते भी नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि हर जो मॉलिक्यूल है आपका लिक्विड ड्रॉप के अंदर, वो केवल अपने जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है उनके साथ ही अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है, बाकी जो उससे थोड़े बहुत दूर है ना, फर्दर अवे जो है, उनसे वो इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक इसी प्रकार प्यारे साथियों, देखो अगर मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कोई न्यूक्लियन है यहाँ पे, तो इसके पास में जो न्यूक्लियन है ना, उनके साथ तो अपने इंटरेक्शन ये करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनसे कोई दूर यहाँ पे है, कोई एक यहाँ पे, कोई एक यहाँ पे, तो उनके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, एक सिमिलरिटी लिक्विड ड्रॉप और हमारे न्यूक्लियस के बीच में। आगे बढ़ते हैं। तो बोथ द न्यूक्लियस एंड लिक्विड ड्रॉप शो सरफेस टेंशन इफेक्ट। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि जो आपका सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज अगर अपन को करना है ना, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी शेप को स्फेरिकल बनाना पड़ेगा। अब अच्छा, ये जो मिनिमाइज करने का काम है ये कर कौन रहा है वहां पे, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो काम है ना, ये ठेका ले रखा है सरफेस टेंशन है। यानी इसका ठेकेदार कौन है, ये हमारा सरफेस टेंशन है। ये क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को लेके लीड करेगा। सरफेस टेंशन वो एक फोर्स होती है जो किसी भी मैटर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर लगती है और उस सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। हम लोग देखते हैं, हम लोग क्लास 11th के अंदर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो अपने सरफेस टेंशन है उसको, कि एक तो अपन लिक्विड की ड्रॉप ले वाटर की और एक अपन ले किसी ऑयल की। तो जो ऑयल की आपकी ड्रॉप है वो आप देखोगे कि वो ज़्यादा अपने आप को सिकोड़े हुए रखती है। क्यों, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। अब देखो सिकोड़ने का मतलब क्या, वो भी कोशिश करे कि उस जो आपका तेल है या ऑयल है उसकी ड्रॉप को बिल्कुल से स्फेरिकल शेप में लेके आ जाए। हालांकि बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेज है, जैसे ग्रेविटेशन हो गया या फिर एयर का कोई फोर्स हो गया, तो उनके कारण वो टोटली कंप्लीटली स्फेरिकल तो नहीं हो पाती, लेकिन वो कोशिश करती है। तो कोशिश करने का काम है जो कौन कर रहा है, तो वो ये ठेकेदार साहब कर रहे हैं, वो है सरफेस टेंशन। तो सेम टू सेम देखो यहाँ पे भी होता है, अपने जो लिक्विड की ड्रॉप हो चाहे फिर वो अपने एटम जो है ना उसका जो आपका न्यूक्लियस है वो क्यों ना हो, ये सभी क्या चाहेंगे, सरफेस टेंशन के कारण अपने जो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो दोनों के अंदर ये भी एक सिमिलरिटी उनको देखने को मिलती है। लाइक भी पढ़ लेता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस अ न्यूक्लियस जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड्स टू बी स्फेरिकल। देखो ये आ गया, टेंड्स टू बी स्फेरिकल इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर कोई बाहर से दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस अपनी नहीं लग रही है तो अपने शेप को वो कैसे करना चाहेगा, स्फेरिकल रखना चाहेगा। और यही हम लोग बनाते हैं। हम जब भी देखो कभी भी एटम को ड्रॉ करते हैं, तो हालांकि अपने पास जो पेपर हो या बोर्ड होता है वो तो 2D होता है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस को ऐसे ही बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियस वास्तव में ये एक सर्किल नहीं है, ये एक स्फीयर है। स्फेरिकल शेप के अंदर हम लोग जो आपका न्यूक्लियस उसको मानते हुए चलते हैं। क्यों मानते हैं उसका कारण देखो आज आप लोगों ने शायद जान लिया है। अब फटाफट मैं कुछ आगे और प्रॉपर्टीज है उनकी बात करता हूँ। 5 प्रॉपर्टी हमने देखी, कुछ एक प्रॉपर्टीज और है ओपन और देखते हैं सिमिलरिटीज। सॉरी, हाँ भाई, तो देखो बात करते हैं हमारी कुछ बची हुई सिमिलरिटीज है उनकी। हीट एनर्जी गिवन टू द लिक्विड ऑफ फॉर वेपराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिक्विड ड्रॉप। देखो अगर अपन मान लो किसी भी लिक्विड को वेपराइज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, उसको हीट एनर्जी देंगे। अब देखो एक तो आपके पास थोड़ा सा पानी है, उसको आपको वेपराइज करने के लिए हीट एनर्जी देनी है, और एक आपके पास बड़ा भरा हुआ टब है, उसको आपको वेपराइज करना है, तो उसको आपको हीट एनर्जी देनी है। आप मतलब इतना मंद बुद्धि मेरे ख्याल से कोई होगा ही नहीं जो ये कहेगा कि भाई ये उल्टा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सीधी सी बात है भाई, अगर कम पानी है तो उसको वेपराइज करने के लिए अपन को कम एनर्जी चाहिएगी, और अगर ज़्यादा पानी अपने पास है तो उसको वेपराइज करने के लिए अपन को ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये पानी की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। और पानी की मात्रा असल में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है भाई। अगर थोड़ा पानी तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और अगर बड़ा अपने पास कोई टब है वो पूरा भरा हुआ है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात है। अब सुनना मेरे प्यार, Similarly, the binding energy of a nucleus depend on the number of nucleons.
ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी क्या है भाई, इसको तो मैं आपको देखो डिटेल से बताऊंगा ही आगे चल के। वैसे आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा था, जो आपका नाभिक है ना उसके अंदर आपको पता है प्रोटॉन होते हैं, प्रोटोनों के बीच में प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रबल प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूर दूर चले जाने चाहिए थे, है ना, तो ये जाते तो नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास हम कहते हैं कि एक ऐसा न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जो कि इनको आपस में बांधे रखने का काम करता है। तो वास्तव में देखो अगर अपन को इस फोर्स को बनाए हुए रखना है तब, या इस फोर्स को हमें तोड़ना है यानी न्यूक्लियस को बाहर निकालना तब भी, इन दोनों केसेस के लिए जो एनर्जी अपन को चाहिए होती है ना, उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर अपन किसी न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे देंगे तो न्यूक्लियर फिशन भी हो सकता है, और अगर दो न्यूक्लियस छोटे छोटे उनको अगर पास में लाके उनको बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट अगर अपन एनर्जी दे देंगे तो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, जिसको अपन आगे वाले टॉपिक के अंदर आगे वाले इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे भी। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। किसी आपके न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे न्यूक्लियॉन्स है, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैंने लिखा है, कितने ज़्यादा उसके अंदर नाभिकीय कण है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो वो जितने ज़्यादा होंगे तो उसके लिए अपन को जो बाइंडिंग एनर्जी है ना इसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा रखनी पड़ेगी। देखो सिमिलरिटी हो रही है, एक लिक्विड और एक तरफ अपना नाभिक, दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज अपन को मिल रही है। अब सुनना एक और सिमिलरिटी, द फ्यूजन ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इनटू लार्जर वंस एंड द ब्रेकिंग अप, जिसको हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, ऑफ लार्जर ड्रॉप्स इनटू स्मॉलर वंस इज एनालोगस टू फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, दो द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं, आप क्या करना, वो जो ड्रॉपर आता है ना छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, वो या जैसे मेरे बाल उठे तो डॉक्टर ने मेरे को जो दवाई दे रखी है उसके अंदर भी वो ड्रॉपर होता है। तो आप दो ड्रॉपर लो, दोनों ड्रॉपर से देखो पानी की ड्रॉप निकलेगी, आप दोनों ड्रॉपर्स की जो नोक है उनको पास पास कर दो, ड्रॉपर को दबाओ, एक इधर से बूंद निकले तो एक इधर से निकलने दो, दोनों को पास पास रखो, तो दोनों बूंदे क्या करेंगे आपस में जुड़ के न्यूक्लियर आपके फ्यूजन करेंगी। न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं करेगी, वहाँ पे ड्रॉप्स का फ्यूजन होगा। तो हमने क्या देखा कि दो छोटी छोटी बूंदें थी, जैसे पास में आई तो दोनों मिलकर एक बड़ी ड्रॉपलेट का उन्होंने निर्माण कर लिया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हो गया। ठीक इसी प्रकार से प्यारे साथियों कि जब दो हमारे छोटे नाभिक होते हैं, अगर दोनों को पास में लाकर उनको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी दे दी जाए, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है, तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद एक बड़ा नाभिक बना लेंगे। इसका उल्टा करते हैं, अगर हमारे पास कोई देखो बड़ा पानी का कोई ड्रॉपलेट है, अगर उस बड़े पानी के ड्रॉपलेट को मैं अगर फेंकना चाहूँगा, जैसे गुब्बारा है, पानी वाला गुब्बारा, उसके अंदर देखो मैंने पानी को भर रखा है, अब वो गुब्बारा पूरा भरा हुआ पानी से, तो उसके अंदर ये नहीं कि पानी की बूंदें अलग अलग रहेंगी, वो पूरा पानी एक साथ यानी बड़े ड्रॉप की तरह वो व्यवहार कर रहा है। अब होली का टाइम था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसको देखे जचा के, अगर आप में से कोई मेरे सामने लिखा तो मैंने जचा के मारा, अब वो जैसे आपसे टकराया तो आपसे टकराते ही वो जो पानी का गुब्बारा था, गुब्बारा तो फूट गया, अब वो पानी चारों तरफ ऐसे फैलेगा, तो वो जो एक बड़ी ड्रॉपलेट थी अब वो क्या होगी, अलग अलग टुकड़ों के अंदर टूट गई, उसका फिशन हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई एक बड़ा न्यूक्लियस है, इसको अगर अपन पर्याप्त मात्रा के अंदर एनर्जी दे देंगे तो ये जो आपका न्यूक्लियस है टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा छोटे हल्के नाभिकों के अंदर। तो ये प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर आपके फ्यूजन, तो ये हो जाती है। तो देखो कितने ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, अगर अपन दो छोटी पानी की बूंदों को मिला देंगे तो जैसे पानी की एक बड़ी बूंद बनती है, जैसे उसका आपके फ्यूज़न होता है, कहाँ गया वो, ये रहा, लार्जर वन से अगर बड़ी बूंद के अंदर बदल जाती है, तो ठीक इसी प्रकार से अगर नाभिक के अंदर ये घटना होती है तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर फ्यूजन फ्यूजन नहीं बोला, फ्यूजन बोल रहा हूँ। और अगर कोई अगर अपने पास कोई एक बड़ी बूंद है, वो अगर दो या दो से ज़्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाती है, तो टूटना जो है वो ब्रेकिंग डाउन की जो प्रोसेस है, तो ब्रेकिंग डाउन अगर वो हो जाएगी तब उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये भी क्या है, एक सिमिलरिटी अपन को देखने को मिलती है। तो देखो ये थे हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। मॉडल क्या था, इसको हमने देखो अच्छे से समझा। अब इस मॉडल के ऊपर बेस्ड एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये वीडियो देखो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं सेपरेट एक अलग वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ आए। अदरवाइज होगा क्या कि मैं आपको आधा फॉर्मूला बताऊंगा, बीच में मैं थक जाऊंगा, फिर मैं कहूँगा कि बचा हुआ अपन अगली वीडियो में करेंगे, तो वो एक क्या है कि अच्छी बात नहीं है ना, कि आधा यहाँ पे और आधा वहाँ पे। तो उससे बढ़िया अपन पूरा एक सेपरेट वीडियो के अंदर अकेला देख लेंगे। मैं आधे घंटे रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं पूरी वीडियो दोबारा बना दूंगा। तो जैसे आपको ये वीडियो मिलेगी ना, उसके तुरंत कुछ देर बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में शूट हो रही है, दोनों को साथ में एडिट करके दोनों को साथ में अपलोड में कर दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करो।